वन वेलकम एवरीवन टू yourguruji.com एंड आज हम जानेंगे फेडरलिज्म के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में 10th स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड चैप्टर में आता है। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? अभी फेडरलिज्म एक टाइप का गवर्नमेंट है जहाँ पे जो पावर होता है वो दोनों में बढ़ जाता है। जैसे कि आपके प्रीवियस चैप्टर में मैंने मॉनिटर वाइस मॉनिटर का एग्जांपल दिया था। इस मॉनिटर के कुछ काम होते हैं, वाइस मॉनिटर उनके एब्सेंस में काम करते हैं, या फिर वाइस मॉनिटर के भी कुछ काम होते हैं। सिमिलरली फेडरलिज्म में क्या होता है, जो दोनों टाइप का जो गवर्नमेंट होता है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, उन लोग का एक रेस्पेक्टिव काम्स होते हैं, तो ताकि कोई एक दूसरे के अंदर में टांग ना रह सके, या फिर एक दूसरे को मतलब इंटरप्ट करके इंटरोगेट करके डिस्टर्ब ना करते या काम रोक ना सके, ताकि इंडिपेंडेंटली अच्छा काम कर सकते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो क्या क्या आता है फेडरलिज्म के बीच, फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के? लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो जो पहला फीचर आता है वो है टू टायर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, टायर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, दिस इज द टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वी हैव। देन वी हैव then we have the jurisdiction of specific government। मतलब इसका मतलब जो jurisdiction का मतलब यहाँ पे हो गया jurisdiction of special type of government का, जिसका मतलब हो गया मतलब यूनियन और स्टेट लेवल में अलग अलग जैसे जुडिशरी लेवल्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पे हाई कोर्ट हो गया, तो ये लोग भी मतलब सिटीजन्स के साथ डील करते, मतलब जब केसेस लड़ा जाता है तो वो इट गोस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कर मतलब सेशन कोर्ट होते हुए तो ऐसे हुए जो जाता है। ऑलराइट, देन कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या पावर होता है इनका? safeguard and promote unity of the country। all right, safeguard and promote the unity of the country, ताकि कंट्री के जो सिटीजन्स है यहाँ के, वो और अच्छे से रह पाए, वो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पीस में रह पाए विदाउट हैविंग एनी वायलेंस। दिस आर द फीचर्स। सो अभी जो फेडरलिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कमिंग टुगेदर, तक होल्डिंग टुगेदर। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ है? बेसिक डिफरेंस जो ये है कि कमिंग टुगेदर में सेंटर और स्टेट का सेम स्टांस होता है, ठीक है, सेम पावर होता है। यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंटर का पावर स्टेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टेट्स कलेक्टिवली आके, मतलब जैसे सेम होता है कि स्टेट्स कलेक्टिवली आके ऑब्वियसली मतलब वो बनाते हैं कि एक कंट्री बनाते हैं, लेकिन इधर कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि ये एक बहुत बड़े यूनिट बना लेते। ठीक है, दे मेक अ वेरी बिग यूनिट एंड by providing sovereignty and safeguarding and providing security to citizens, they form this very big unit of country। all right, so ये होता है कमिंग टुगेदर में, जहाँ पे क्या सेंटर और स्टेट का पावर एक समानता में रहता है, एक मतलब एक इक्वलिटी दिया जाता है। ऑल राइट, जैसे एग्जाम्पल हो गया यूएसए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टेट पे भी होता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक सेंटर में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी जैसा होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम स्टेट्स और कंट्री रहते हैं जो कि एक साथ एक्ट करते हैं। ठीक है, स्टेट्स कंट्री, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है वो ज़्यादा पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट से। ऑल राइट, सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। जैसे कि आवर ओन कंट्री वी कैन से इंडिया। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म दैट आर अवेलेबल। सो अभी apart from that you must have read about the three types of list होता है। ठीक है, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। अब यूनियन लिस्ट में जैसे कि मैटर्स होते हैं लाइक
कॉमर्स, करेंसी एक्सेट्रा, दिस द मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, मिलिट्री, ये सब यूनियन लिस्ट का मैटर है, ताकि इधर सेंटर मेनली नज़र देखे, सेंटर इस पर काम करते हैं। स्टेट लिस्ट का क्या क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब हो गया सेंटर स्टेट का काम, सॉरी। अभी यूनियन लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, जो मतलब एक मिक्सअप होता है बोथ ऑफ द यूनियन एज वेल ऑफ स्टेट, ये मिक्सअप स्टेट होता है, ये मतलब एक मिक्सअप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करता है, दोनों गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करता है। तो इधर क्या होता है, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, इनमें होता है एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन, ऑलराइट, ये सब सक्सेशन, ये सब होता है। सो अभी जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में को पता है कि हम सभी का एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स होता है हर एक ह्यूमन का, द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोविजनल राइट्स, ऑलराइट, प्रोविजनल राइट्स। तो आपका जो फ्रेंड्स जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर जो आप में से जो नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आप लोग को जैसे ये पता है दैट यू हैव सर्टेन प्रोविजनल राइट्स हियर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, लाइक वहाँ बस वहाँ का लोकल नेटिव्स ही वहाँ का लैंड खरीद सकते हैं, वहाँ का उन लोग को जॉब का एक्सेस भी इजीली मिलता है, ठीक है, मतलब वहाँ के जो मतलब सिटीजन्स होता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सिटीजन्स जो होता है, तो उन लोग को ये लैंड खरीदने का मतलब अलाउंस है। उसके बाद जो मतलब जॉब्स का है, गवर्नमेंट जॉब्स का, उन लोग को चांस मिलता है यहाँ पे ज़्यादा। तो इन लोग जैसा कि एक टाइप का रिजर्वेशन आप बोल सकते हो उनके लिए, जो कि बस उन्हीं लोग के लिए है, ऑलराइट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एक्सेट्रा, मेनी द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया जो बोलते हैं, ओके। नाउ so these are the provisional rights, all right. So apart from that, अभी जो मैंने बोला जैसे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जैसा खुद के पावर होते हैं, ताकि क्यों वो लोग अपने तरीके से एक्ट कर सके। एंड ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ इंटरप्शन एंड ऑल। तो इसके चलते क्या होता है, ये गवर्नमेंट जोने और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लाइक सो इसका बेनिफिशियरी डायरेक्टली कौन होता है, द सिटीजन्स। सिटीजन्स कैन लिव इवन इन अ बेटर प्लेस, इवन मोर पीसफुली एंड इवन बेटर वे, ऑलराइट। सो अभी जो फेडरलिज्म है, ये सब तो ठीक है कि गवर्नमेंट्स के तरफ से एंड ऑल, गवर्नमेंट के वे से जो है, ये सब तो ठीक है फेडरलिज्म। लेकिन इसके अलावा इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कैसे अरोज हुआ, कैसे दिखने को मिला, अपार्ट फ्रॉम दिस यूनियन डिवीजन, स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन और डिफरेंट टाइप का डिवीजन। तो मेनली जो है एक जो हुआ वो है लिंग्विस्टिक फॉर्म, एक है लैंग्वेज पॉलिसी और एक है कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी लिंग्विस्टिक्स की उसके आता है, अभी 47 में सभी को पता है 47 में हम लोग इंडिपेंडेंस पाए, 50 में वी गॉट रिपब्लिक। सो अभी क्या हुआ इसमें कि अभी लोगों को ये चाहिए था कि एवरीवन नीडेड अ डिफरेंट स्टेट, राइट, क्योंकि एक ही जगह एक ही स्टेट से तो पूरा कंट्री नहीं हो सकता ना। It's not possible to run because there are n number of people who follow n number of cultures, n number of religion, n number of diversities is there, ठीक है। तो इन सबको अरेंज, तो इंडिया में क्या हुआ था, एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास हुआ था 1951 में, जिसके चलते क्या हुआ था कि ये जो इंडिया जो मेनली डिवाइड हुआ था, ये लैंग्वेज के तौर से डिवाइड हुआ था, राइट, कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग ये स्टेट में इस साइड रहेंगे, ये पर्टिकुलर का लैंग्वेज इस साइड रहेंगे। सो ऐसे करके डिवाइड होता है। जो फर्स्ट जो स्टेट जो आया था हम लोग के पास वो था आंध्र प्रदेश, कंसिस्टिंग ऑफ तेलुगु, साउथ इंडियन पीपल ज़्यादा थे वहाँ पे, लाइक तेलुगु, तमिल्स एक्सेट्रा। सो ऐसे करके जो इंडिया का मतलब ऐसे करके स्टेट्स डिवाइड होने लगे, ऑलराइट।
थ्रू दिस मैनर, थ्रू लिंग्विस्टिक वेज। देन ऑल्सो मतलब इधर मतलब प्रिंसली स्टेट्स भी आने लगे एंड ऑल, लाइक जो प्रिंसली स्टेट्स इन द रेंज जो दोज विच वर रन बाय द प्रिंस एंड ऑल राइट, राजा महाराजा जो उसका निज़ाम ये सब। उसके बाद जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें क्या है, अभी जैसे हम लोगों में से बहुत लोग लगता है कि इंडिया का जो नेशनल लैंग्वेज है, जो भारतीय जो लैंग्वेज है वो लगता है हिंदी है। सी फैक्ट इज हिंदी मेजॉरिटेरियन लैंग्वेज है, मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया में इस 40% लोग या फिर 45% लोग इंडिया में हिंदी बात करते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हिंदी एक मेजर लैंग्वेज है। It's just a language which is used for conversion and it is used by the majority, but it is not the language of India. इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा कि मतलब इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना है। बस एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो बना है ऑफिस वर्क्स के लिए वो है इंग्लिश, क्योंकि अभी रीज़न क्या था उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स बनाने थे और तरह तरह के जगह से मतलब तरह तरह के स्टेट के अभी हर किसी को दूसरा नेटिव भाषा या फिर दूसरा भाषा नहीं आता होगा। सपोज किसी को तमिल आता है तो किसी को हिंदी नहीं आता है, तो किसी को तेलुगु नहीं आता तो किसी को पंजाबी। अभी तो ऐसे करके अगर अलग अलग स्टेट्स अलग अलग रिफॉर्म्स बनाएंगे, अगर यूनियन में वो लोग प्रेजेंट करेंगे अलग, तो हर कोई कन्फ्यूज होगा, हर वक्त ट्रांसलेटर लगेगा। तो इसलिए क्या किया, 1965 में ये पास हुआ कि इंग्लिश को हम लोग एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे फॉर ऑफिस वर्क्स, ताकि जो सब भी हम मतलब यूनियन या फिर स्टेट्स मिलकर रहे तो वो एक इंग्लिश, ताकि वो हर किसी को समझ आए, हर कोई इसको समझ सके। सो दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ दिस लैंग्वेज पॉलिसी। लेट अस से देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन द अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें से वी हैव तेलुगु, तमिल, बंगाली, हिंदी एंड देन पंजाबी, उड़िया, नेपाली, उर्दू एक्सेट्रा, बहुत कुछ है, ऑल 22 लैंग्वेजेस। सो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी एंड लेट्स से व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट। अभी कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, अभी जैसे कि आप लेट्स गिव एग्जांपल, लाइक जैसे आप फुटबॉल टीम जैसे होता है या फिर क्रिकेट टीम्स होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो वो आप अकेले नहीं जीतते। आपको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो आप क्या करते हैं, टीम बना लेते हो आप एक साथ, ताकि आप एक दूसरे के खिलाफ मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट आप खेल सको और कोई एक टीम जीतेगा। सो वैसे ही कोalition गवर्नमेंट में क्या हुआ था, जैसे तभी जैसे पार्टीज तो बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है, कुछ 100 पार्टी है, अब मतलब सम हंड्रेड्स, तो अभी हर एक तो नहीं जा सकेगा एमपी बनने में, या फिर हर कोई तो वो ईवीएम मशीन में आपको मतलब वोटिंग में ही लेगा, या फिर हर कोई इतना ज़्यादा रीच नहीं होगा कि हर एक जन नेशनल पार्टी में। तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो छोटे पार्टीज़ होते हैं छोटे छोटे, वो एक बड़ा पार्टी के मतलब एक बड़ा मतलब पार्टी के साथ संगठ हो जाता है, मतलब एकजुट हो जाता है, ताकि ये लोग एक अलायंस बन जाए ये पार्टी के लिए। अभी ये पार्टी का जो सभी पॉलिसीज़ है, रिफॉर्म्स है, ये सब भी वही फॉलो करेंगे, इनका रेस्पेक्टिव नाम होगा, बट ये लोग सभी इसी पार्टी के अंडर में आएंगे, इसी पार्टी के मतलब के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, इसी पार्टी की तरफ से काम करेंगे, सो एंड इसी पार्टी को प्रमोट करेंगे। सो दिस इज हाउ द कोalition गवर्नमेंट इज फ्रॉम द अलायंसेस मेनली। ऑल राइट, हाँ, सो अभी जो लास्ट टॉपिक है आपका फेडरलिज्म में, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंट्री में क्या क्या पावर है, यूनियन और स्टेट। अभी ये दोनों पावर को जब आप हटा दोगे और एक अलग से आप गवर्नमेंट बनाओगे, ताकि वो जो एक अगर आप अलग से लोकल गवर्नमेंट बनाओगे, ताकि वो जो लोकल गवर्नमेंट अपना जो लोकल एरिया है वो अच्छे से देख पाए, अपने जो देखभाल कर पाए, उसके सिटीजन्स को अच्छे से मैनेज कर पाए और उधर डेवलपमेंट ला सके, तो उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जाके मतलब एक जो पर्टिकुलर टायर है गवर्नमेंट से, वहाँ से हट के जो अलग गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, लोकल गवर्नमेंट। सो अभी यहाँ के एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, म्यूनिसिपैलिटी एक हो गया, वी हैव पंचायत। तो ये दो जो है
ये होता है आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो सब भी होते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उन लोग का भी दे लाइक डिस्ट्रिक्ट का जो एजेंसीज है तो उन लोग का भी वो हेड करते हैं, उनको भी वो लोग मॉनिटर करते हैं, तो उन लोग को भी एक जिम्मेदारी बनता है उसके करना। सो दिस इज़ हाउ डिसेंट्रलाइजेशन प्लेज अ रोल। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या जैसे आता है, लाइक पंचायत के बारे में आप लाइक दिस आर मेनली इन विलेजेस में, इसको बोलते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। तो ग्राम पंचायत जो होता है, उसके बाद जो वो वार्ड, वो विलेजेस के मतलब वार्ड जो होता है उसको पंच बोला जाता है। सो दिस आर सम बेसिक टर्म्स विच यू कैन फाइंड इन बुक एंड स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन्स। सो कुछ कुछ जैसा कि यहाँ पे जैसा अभी यूनियन और स्टेट का क्या है, ये तो 5-5 साल में होता है इलेक्शन। तो अभी जैसे आप कहते हो ये तो स्टेट के अंदर ही आता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यहाँ पे इसलिए अभी इसलिए सेट हो गया कि स्टेट ने इलेक्शन कमीशन बोर्ड बना दिया इन दोनों के लिए, जहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों को रेगुलर वोटिंग मतलब हर साल को वोट ट्रस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे जो भी चुन के आता है वही हो जाता है यहाँ का हेड। जैसे म्यूनिसिपल का था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जैसा कि मतलब वो चेयरमैन हो गया, पंचायत का जो सरपंच हो गया, जैसे उसके बाद मतलब उसके बाद जो जिला परिषद मतलब पंचायत का, उसके बाद जो जिला परिषद का जो ऑफिसर होता है, मतलब कुछ पंचायत को मिला के वो डिस्ट्रिक्ट में जो हेड ऑफिसर बनेगा तो वो जिला का तो वो जिला परिषद हो जाएगा, उसका जो ऑफिसर। इन सबको मतलब चुन के लाया जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो थ्रू अ वोटिंग फॉर्म, मतलब लोकल। ये इसलिए बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट्स, ताकि ये लोकेलिटी में और अच्छे से काम कर पाए, कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ गवर्नमेंट टू कम एंड चेक ईच एंड एवरी लोकेलिटी ऑल विलेज। सो ये जिम्मेदारी इन लोग को दिया गया है ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर पाए, वो लोकेलिटी को डेवलप कर पाए उसको, ताकि वो और अच्छे से और उसका सिटीजन्स और अच्छे से रहे, वहाँ का जो कंडीशन हो गांव का या फिर सिटी का वो और बने रहेगा, वो अच्छे से। तो पंचायत गांव के लिए मेनली होता है और म्यूनसिपैलिटी मेनली शहर के लिए होता है, ठीक है। सो कुछ कुछ जैसे फीचर्स है वो है मतलब रेगुलर वोटिंग, मतलब ईयरली होता है, जो उसके बाद 1/3 मेजोरिटी ऑफ वुमेन इन द सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद वहाँ का जो हर एक जो सिटीज़न रहेगा वो लोकल गवर्नमेंट बॉडी का वही लोग तय करेंगे कि कौन इसको हेड करेगा और कौन नहीं, बिकॉज उन लोग के पास ज़्यादा आइडिया रहेगा कौन कैसा काम कर रहा है और कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। सो इतना ही था फेडरलिज्म के बारे में। सो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम।